नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर। टॉपिक है भारत की संसद। विद्यार्थियों, हमने अब तक भारत की संसद का अध्ययन करते वक्त लोकसभा का, राज्यसभा का अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने विधि निर्माण या कानून निर्माण की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक, क्योंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक का संबंध भी भारत की संसद से है। तो धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है और संसद के दोनों सदनों की इस संबंध में क्या स्थिति है, वो आज की कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। और ये धन विधेयक क्या होता है? अनुच्छेद 110 की परिभाषा के अनुसार किसी कर का आरोपण, उसकी समाप्ति, उसमें बदलाव, उसमें विनियम, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना और उसका विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, किसी व्यय से संबंधित भारत की संचित निधि पर भारित पोषित करना, ये धन विधेयक की सीमा में आने वाले विषय हैं। तो इनसे संबंधित कोई विधेयक बनता है तो वो धन विधेयक कहलाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस संबंध में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। कि अगर कोई कंफ्यूजन है, इस परिभाषा के बाद में भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भ्रम है और कोई सवाल उठाता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, तो फिर अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष का होगा कि ये विधेयक जो है धन विधेयक की श्रेणी में आता है या नहीं है। अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा को केवल विचार विमर्श के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा जो है 14 दिन के भीतर उस पर विचार विमर्श करके उसको पुनः जो है उसको भेजती है और उसके बाद में जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किए जाना जो है वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि राज्यसभा द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं उसको मानना नहीं मानना ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ राज्यसभा की तुलना में जो है धन विधेयक के मामले में लोकसभा पर्याप्त शक्तिशाली है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, एक सवाल ये भी उठता है। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया। तो 110 की जो परिभाषा है उसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है और कंफ्यूजन है, भ्रम है तो लोकसभा का अध्यक्ष उस पर निर्णय करता है। तो 110 की परिभाषा, अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई भी विषय है वो धन विधेयक है। जबकि वित्त विधेयक जो है उसके संबंध में ये स्थिति है कि अनुच्छेद 110 में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है उसके अतिरिक्त कोई विषय हैं तो उनसे संबंधित विधेयक जो है वो वित्त विधेयक कहलाता है। यानी प्रत्येक धन विधेयक जो है वित्त विधेयक भी होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। ये स्थिति, इसका मतलब कि क्योंकि 110 के अनुच्छेद 110 के अंदर कर आरोपण, विनियमन, भारत की संचित निधि से संबंधित जो जितने भी प्रावधान है वो सारे प्रावधानों से संबंधित विधेयक धन विधेयक है। लेकिन इसके अलावा वित्त से संबंधित कोई विषय अगर अनुच्छेद 110 की परिभाषा में नहीं आ रहा है लेकिन वित्त से संबंधित है तो वो वित्त विधेयक कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विधेयक जो है वो कोई भी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक भी हो सकता है, क्योंकि वित्त और केवल अंतर यहाँ यह है कि उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर हमको यहाँ देखने को मिलता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और यही इसमें एकमात्र समानता है कि दोनों ही विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त वित्त विधेयक साधारण विधेयक की बातें दोनों सदनों में पारित होने चाहिए और राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, इसमें स्वीकृति भी कर सकती है। तो ये एक अंतर देखने को मिलता है कि धन विधेयक में केवल राज्यसभा केवल विचार विमर्श करती है, उसके परामर्श को मानना और नहीं मानना
वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में जो है वो संशोधन भी कर सकती है। तो ये एक अंतर देखने को हमको मिलता है। दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठकों का प्रावधान है वित्त विधेयक के मामले में। और उसके बाद संयुक्त बैठकों की स्थिति हमने बताई कि लोकसभा की संख्या राज्यसभा से बहुत ज्यादा होने की वजह से जो है संयुक्त बैठकों में लोकसभा के अनुकूल ही निर्णय होते हैं, लोकसभा लाभ की स्थिति में रहती है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए संसद को भेजा जा सकता है। तो ये जो है धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, क्या प्रक्रिया है, क्या इसकी किस तरह इसको परिभाषित किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण विषय हमने जाना। क्योंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक में इतनी सूक्ष्म बारीकियां हैं कि उसमें एक भ्रम की स्थिति रहती है। धन विधेयक क्या होगा, वित्त विधेयक क्या होगा, इसके शब्दों को आधार पर दोनों को एक ही विषय मान लिया जाता है, क्योंकि धन और वित्त का मतलब जो है लेन देन पैसे से ही लगा लिया जाता है। तो यहाँ हमको बड़ी सावधानी रखनी होगी कि धन विधेयक का संबंध संविधान के अनुच्छेद 110 की परिभाषा के अनुसार ही निर्धारित होगा। और अगर कोई भ्रम है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही जो व्यवस्था देगा वही अंतिम रूप से धन विधेयक की परिभाषा मानी जाएगी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये भ्रम है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो निर्णय करेगा वही मान्य होगा। और इसके अतिरिक्त कोई विषय है वित्त से संबंधित, वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य बिंदुओं का अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।